नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। चक्रवात उम्पुन तीव्र होकर भीषण तूफान में बदला। चक्रवात के कल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पहुंचने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। कोविड-19 से निपटने में भारत का विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत ने कोविड-19 के इलाज की आवश्यक दवाएं 123 देशों को भेजी। सभी रोगियों के स्वस्थ होने के बाद लद्दाख कोरोना मुक्त हुआ। और विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस महामारी से निपटने के बारे में स्वतंत्र समीक्षा करेगा। समाचार प्रभात के इस अंक में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विशाल शर्मा। चक्रवात उम्पुन तीव्र होकर सुपर चक्रवाती तूफान में बदल गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने कहा है कि आमतौर पर सुपर चक्रवात की रफ्तार 250 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। उन्होंने बताया कि सुपर चक्रवात कल सुबह या दोपहर तक पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीच के इलाकों में पहुंचेगा। साइक्लोन अम्फन की जो अभी की स्थिति है वो ये है कि 2 दिन पहले इसका स्वरूप सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म या वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म के रूप में उभरने की बात थी, लेकिन अभी यह एक सुपर साइक्लोन में कन्वर्ट हो चुका है, परिणत हो चुका है। ये बहुत ही सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अभी जो सूचना है ये 20 तारीख की सुबह या दिन में किसी वक्त या दोपहर तक लैंडफॉल करेगा। लैंडफॉल पश्चिम बंगाल के दीघा और बांग्लादेश के हटिया द्वीप के बीचों बीच किसी जगह हो सकता है। श्री प्रधान ने कहा कि ओडिशा में चक्रवात पूर्वोत्तर हिस्से के तटीय इलाकों में आएगा और राज्य के भद्रक और बालासोर में इसका सबसे अधिक असर होने की आशंका है। उन्होंने कहा कि इस तूफान की रफ्तार 195 से 200 किलोमीटर प्रति घंटे के बीच हो सकती है। एनडीआरएफ के महानिदेशक ने यह भी बताया कि पश्चिम बंगाल में आपदा मोचन बल के 19 दल तैनात किए गए हैं और यहां 4 दलों को तैयार रखा गया है। ओडिशा में राष्ट्रीय मोचन बल के 13 दलों को तैनात किया गया है, जबकि 17 दलों से तैयार रहने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि ये दल जागरूकता अभियान चला रहे हैं और फंसे लोगों को निकालने में मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्देश दिया है कि चक्रवात उम्पुन के मार्ग में आने वाले क्षेत्रों के लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं और आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। श्री मोदी ने बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात उम्पुन के लिए किए गए उपायों की कल उच्च स्तरीय बैठक में समीक्षा की। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की तैयारियों तथा लोगों को सुरक्षित निकालने की योजना की समीक्षा की। बाद में श्री मोदी ने ट्वीट में कहा कि वे सभी की सुरक्षा की कामना करते हैं और केंद्र सरकार से सभी संभव मदद का भरोसा दिलाते हैं। बैठक के दौरान सभी संबंधित अधिकारियों को सलाह दी गई कि चक्रवात के दौरान हुई क्षति से निपटने के लिए पर्याप्त तैयारी रखें, बिजली और दूरसंचार जैसे आवश्यक सेवाओं का रखरखाव तथा किसी प्रकार की बाधा आने की स्थिति में सेवाओं की तत्काल बहाली सुनिश्चित करें और समय से पूर्व तैयारी रखें। भारतीय तटरक्षक बल और नौसेना ने राहत और बचाव कार्यों के लिए जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। इन राज्यों में सेना और वायुसेना की इकाइयों को भी तैयार रहने को कहा गया है। नई दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक में अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री के प्रधान सलाहकार पीके सिन्हा और कैबिनेट सचिव राजीव गौबा शामिल हुए। उधर भारतीय मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्रा ने कहा है कि चक्रवात उम्पुन का सबसे ज्यादा असर दक्षिण और उत्तर 24 परगना तथा पूर्वी मिदनापुर जिले में हो सकता है। उम्पुन चक्रवात से निपटने के लिए राज्यों और केंद्र शासित मंत्रालयों तथा अन्य संगठनों की तैयारी की समीक्षा के लिए कैबिनेट सचिव राजीव गाबा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की कल दूसरी बार बैठक हुई। ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार के अधिकारियों ने बैठक में अपनी तैयारियों का ब्यौरा दिया। इन अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि पर्याप्त मात्रा में अनाज, पेयजल तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 26 टीम तथा इन राज्यों के मार्ग में अतिरिक्त बल तैनात किए हैं। सेना और नौसेना के तहराहत और बचाव दल तथा नौसेना
वायुसेना और तटरक्षक बल के विमान और पोत भी तैयार रखे गए हैं। उम्पुन से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करते हुए कैबिनेट सचिव ने निर्देश दिया कि चक्रवात के मार्ग में पड़ने वाले सभी निचले इलाकों से सभी लोगों को बाहर निकालने के आवश्यक कदम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि भोजन, पेयजल और दवाओं जैसी आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार सुनिश्चित किया जाए। बिजली और संचार संगठनों से भी कहा गया है कि अपनी सेवाओं में किसी भी तरह की बाधा न आने दें। राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति की आज फिर बैठक होगी। इस बीच गृह सचिव अजय भल्ला ने उम्पुन चक्रवात के बारे में ओडिशा और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिवों से बात की। किसी भी आपात स्थिति से निपटने और राज्य सरकारों को सहयोग देने के लिए सेना, वायुसेना, नौसेना और तटरक्षक बलों को सतर्क कर दिया गया है। गृह सचिव ने ओडिशा और पश्चिम बंगाल सरकार से कहा है कि चक्रवात से प्रभावित हो सकने वाले क्षेत्रों से समय पर लोगों को बाहर निकालने, 24 घंटे काम करने वाला नियंत्रण कक्ष स्थापित करने, पर्याप्त मात्रा में खाद्य सामग्री का भंडार सुनिश्चित करने और सभी आवश्यक सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के कदम उठाए जाएं। उन्होंने राज्य सरकारों को केंद्र की ओर से तत्काल सहायता का भरोसा दिलाया। चक्रवात उम्पुन तीव्र होकर भीषण चक्रवात में बदल गया है और ये पश्चिम मध्य खाड़ी में उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ रहा है। बांग्लादेश के मौसम विभाग ने आशंका व्यक्त की है कि चक्रवाती तूफान के उत्तर पूर्व दिशा की ओर बढ़ने की संभावना है। इसके मंगलवार देर रात तक या 20 मई के दोपहर अथवा शाम तक खुलना चट्टोग्राम के बीच बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों को पार करने की आशंका है। देश भर में फैले कोरोना महामारी के बीच बांग्लादेश अम्फन सुपर साइक्लोन से निपटने की तैयारी में लगा है। सरकार ने बरिशाल, खुलना और चट्टोग्राम के 19 जिलों में प्रशासनिक अधिकारियों को अम्फन तूफान से निपटने के लिए जरूरी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आज सुबह देश के तटीय इलाकों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाने का काम शुरू हो रहा है। करीब 20 लाख लोगों को तूफान से बचाव के लिए बनाए गए 13,000 से अधिक साइक्लोन शेल्टर्स में ले जाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही सरकार कोशिश कर रही है कि कोरोना महामारी के मद्देनजर लोगों के बीच आवश्यक सोशल डिस्टेंसिंग तथा स्वास्थ्य संबंधी अन्य एहतियात भी बरते जाएं। राजेश झा, आकाशवाणी समाचार, ढाका। राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी का कुछ और रियायतों के साथ चौथा चरण कल से शुरू हो गया है। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड-19 का फैलाव रोकने में काफी मदद मिली है। चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गई हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन 3 अलग अलग जोन में बांट सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने उन सभी गतिविधियों की सूची जारी की है जिन पर अगले 14 दिनों तक रोक रहेगी। चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेंगी। हालांकि गृह मंत्रालय द्वारा स्वीकृत उड़ान संचालन जैसे कि वंदे भारत मिशन परस्पर रूप से संचालित किए जा सकेंगे। श्रमिक स्पेशल, अन्य विशेष ट्रेन, पार्सल और मालगाड़ियों को छोड़कर रेलवे की अन्य यात्री सेवाएं भी अभी स्थगित रहेंगी। मेट्रो ट्रेनों के परिचालन को भी लॉकडाउन के चौथे चरण में शुरू नहीं किया गया है। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी देश भर में बंद रहेंगे। लोगों को रेस्टोरेंट, होटल या किसी भी अन्य आतिथ्य सेवा के लिए बाहर जाने से पहले अगले 14 दिनों तक कम से कम और इंतजार करना होगा, क्योंकि ये सेवाएं भी लॉकडाउन के चौथे चरण में बंद रखी गई हैं। आवश्यक सेवाओं के अलावा रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी के लिए 31 मई तक लागू रहेंगे। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि लॉकडाउन प्रतिबंधों में दी गई व्यापक छूट के बावजूद राज्य सरकारें गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों में उल्लिखित प्रतिबंधों की अनदेखी नहीं कर सकती। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने राज्यों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में कहा है कि राज्य सरकारें अपने आकलन के आधार पर कुछ ही कार्यों को प्रतिबंधित कर सकती हैं। श्री भल्ला ने राज्यों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि नए दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। दिल्ली सरकार ने कहा है कि चौथे पूर्णबंदी को देखते हुए दिल्ली में नाई की दुकान, स्पा और सैलून, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान और मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। एक रिपोर्ट।
दिल्ली में कुछ गतिविधियों को शुरू करने की अनुमति देने के साथ ही दिल्ली सरकार ने यह स्पष्ट कर दिया कि कंटेनमेंट जोन में आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। वहीं आवश्यक सेवा से संबंधित कार्यों के अलावा लोगों को शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक घरों से निकलने की अनुमति नहीं होगी। कैब संचालकों को कार पूलिंग की भी अनुमति नहीं होगी। रेस्टोरेंट खुलेंगे और उन्हें सिर्फ होम डिलीवरी की ही अनुमति होगी। शादी विवाह जैसे समारोह में केवल 50 लोगों के ही शामिल होने की अनुमति होगी। वहीं अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मध्य प्रदेश में ऑरेंज जोन कैटेगरी समाप्त कर दी गई है। लॉकडाउन के दौरान राज्य के सभी जिलों को रेड और ग्रीन जोन में बांटा गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। रेड जोन के अंतर्गत इंदौर, उज्जैन, भोपाल और जबलपुर सहित 10 शहरों को रखा गया है। इन इलाकों के सभी कंटेनमेंट क्षेत्रों में विशेष प्रतिबंध जारी रहेंगे तथा केवल अत्यावश्यक गतिविधियों की ही अनुमति होगी। वहीं ग्रीन जोन के 42 जिलों में सभी क्षेत्रों के लिए प्रतिबंधित गतिविधियों को छोड़कर शेष सभी प्रकार के क्रियाकलाप संचालित किए जा सकेंगे। इन क्षेत्रों में सभी दुकानें, सब्जी मंडियां, निजी एवं सरकारी कार्यालय पूरी क्षमता से चलेंगे तथा निजी वाहनों से आवागमन भी किया जा सकेगा। हालांकि सभी जोन में कुछ सावधानियां हर हाल में बरतनी होंगी, जैसे सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थल पर मास्क पहनना अनिवार्य होगा, थूकने पर जुर्माना लगाया जाएगा और शारीरिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। सभी जोन में शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक केवल अत्यावश्यक गतिविधियों को छोड़कर लोगों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। गुजरात में लॉकडाउन के चौथे चरण के दिशा निर्देश आज से प्रभावी होंगे। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कल राज्य में संक्रमित जोन और गैर संक्रमित जोन के आधार पर नए दिशा निर्देश लागू करने की घोषणा की है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। सरकार ने गैर नियंत्रण क्षेत्रों में काफी रियायतें घोषित की है। अहमदाबाद और सूरत को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्रों में 2 से अधिक यात्रियों के साथ ऑटो रिक्शा सेवाएं फिर से शुरू की जाएंगी। अहमदाबाद शहर को छोड़कर पूरे राज्य में एसटी बसें भी फिर से शुरू होंगी। पूर्वी अहमदाबाद को छोड़कर निजी कारों, टैक्सी को भी सीमित सीटों के साथ सेवाओं को फिर से शुरू करने की अनुमति दी गई है। गैर नियंत्रण क्षेत्रों में दुकानें सुबह 8 बजे से शाम को 4 बजे तक खोली जा सकती है। इन क्षेत्रों में बाजार, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की दुकान संख्या के विषम सूत्र आधार पर फिर से शुरू की जाएंगी, जिसमें सूरत के कपड़ा बाजार भी शामिल है। 50% कर्मचारियों और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ डायमंड इकाइयां, बुनाई इकाइयां और बिजली कड़गे फिर से शुरू किए जाएंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। बिहार सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। राज्य सरकार ने आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए अधिक छूट के लिए निर्देश जारी किए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य सरकार ने सभी उपभोक्ता वस्तुओं की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए हैं। इन दुकानों में मुख्य रूप से कपड़ा, रेडीमेड, सैलून, ड्राई क्लीनिंग, फर्नीचर, बर्तन, साइकिल, स्पोर्ट्स सहित अन्य दुकानें शामिल हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल और ठेला रेहड़ी इसमें शामिल नहीं है। यात्री बस, सिनेमा हॉल, जिम, पूजा स्थल और पार्क नहीं खुलेंगे। संबंधित जिलाधिकारी यह तय करेंगे कि दुकानें सप्ताह में कितनी दिन खोली जाएंगी और समय क्या होगा। राज्य सरकार ने ओला, उबर समेत दूसरी टैक्सियों को चलाने की इजाजत दे दी है, लेकिन वे सिर्फ मरीजों और ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए ही चलेंगी। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से कृष्ण कुमार लाल। इस बीच राज्य में देश के विभिन्न भागों से अब तक करीब 5 लाख प्रवासी श्रमिक अपने अपने गंतव्य स्थलों तक पहुंच गए हैं। 1 लाख से अधिक श्रमिक सड़क मार्ग से पहुंचे। परिवहन आयुक्त संजय अग्रवाल ने बताया कि प्रवासी मजदूरों को लेकर आ रही 505 रेलगाड़ियां 26 मई तक पहुंच जाएंगी। 18 राज्य सरकारों के साथ बातचीत के बाद 8 लाख से अधिक फंसे श्रमिकों को लाने के लिए 825 रेलगाड़ियों की व्यवस्था की गई है। सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमारात, कुवैत, बहरीन और कतर में फंसे 1000 भारतीयों को 6 विशेष उड़ानों से आज स्वदेश लाया जाएगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। विभिन्न खाड़ी देशों से आज कम से कम 1000 भारतीयों को 6 विशेष विमान द्वारा स्वदेश लाया जाएगा। सऊदी अरब से 2 उड़ानें निर्धारित हैं, एक रियाद से कोझिकोड और दूसरी दम्माम से कोची के लिए। प्रत्येक उड़ान में लगभग 150 यात्री होंगे। दुबई दिल्ली उड़ान पर 175 से भी ज्यादा लोगों के वापस जाने की उम्मीद है। कुवैत और दोहा से लगभग 350 लोग कन्नूर वापस जाएंगे और बहरीन से लगभग 179 लोग रवाना होंगे। इन विशेष उड़ानों पर
श्रमिकों, गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों, मेडिकल इमरजेंसी केसेस और फंसे हुए पर्यटकों को भेजने में प्राथमिकता दी जाएगी। सिर्फ एसिम्टोमेटिक यात्रियों को जाने की अनुमति मिलेगी। कंचन प्रसाद, आकाशवाणी समाचार, दुबई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। उम्पुन चक्रवात सक्रिय होकर भीषण तूफान में बदला। चक्रवात के कल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पहुंचने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। कोविड-19 से निपटने में भारत का विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, भारत ने कोविड-19 के इलाज की आवश्यक दवाएं 123 देशों को भेजी। सभी रोगियों के स्वस्थ होने के बाद लद्दाख कोरोना मुक्त हुआ। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस महामारी से निपटने के बारे में स्वतंत्र जांच शुरू करेगा। कोविड-19 महामारी नियंत्रित करने में भारत की भूमिका अन्य देशों से बेहतर रही है। इस महामारी के प्रबंधन में एहतियाती कदम उठाने और सक्रियता से रोकथाम के उपाय करने के कारण ही ये संभव हो पाया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना को नियंत्रित करने के प्रयासों की निरंतर उच्चस्तरीय समीक्षा हो रही है। समय से पहले और सक्रियता से किए गए उपायों के उत्साहवर्धक परिणाम सामने आ रहे हैं। कोरोना पीड़ितों के ठीक होने की दर सुधरकर 38.29% हो गई है। भारत में प्रति लाख जनसंख्या पर लगभग 7 कोरोना रोगी हैं, जबकि दुनिया में ये अनुपात प्रति लाख जनसंख्या पर 60 मामलों का है। प्रति लाख जनसंख्या में स्पेन में 494, अमेरिका में 431, इटली में 372, जर्मनी में 210, ब्रिटेन में 361 और फ्रांस में 209 मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत में कोविड प्रबंधन के समयबद्ध, चरणबद्ध और सक्रिय उपायों का खुलासा किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने संक्रमित लोगों के प्रवेश पर निगरानी रखने, विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने, सामुदायिक फैलाव पर नजर रखने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने समेत समय पर सभी आवश्यक कदम उठाए। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत ने 123 देशों को जरूरी दवाएं दी हैं, जो दुनिया के साथ भारत की एकजुटता का परिचायक हैं। उन्होंने कहा कि भारत द्विपक्षीय और क्षेत्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। श्री हर्षवर्धन ने सभी सरकारों, उद्योगों और परोपकारी संगठनों से आग्रह किया कि वे सभी को लाभ पहुंचाने के लिए अपने संसाधनों के दीर्घकालिक उपयोग को प्राथमिकता दें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कल 73वें विश्व स्वास्थ्य सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लेते हुए भारत में कोविड प्रबंधन के समयबद्ध, चरणबद्ध और सक्रिय उपायों की जानकारी दी। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि भारत ने इस संक्रमण की चुनौती का राजनीतिक प्रतिबद्धता के उच्चतम स्तर के साथ सामना किया। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि भारत ने संक्रमित लोगों के प्रवेश पर निगरानी रखने, विदेशों में फंसे भारतीयों को स्वदेश लाने, सामुदायिक फैलाव पर नजर रखने और स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने समेत समय पर सभी आवश्यक कदम उठाए। लद्दाख कोरोना मुक्त हो चुका है। अब इस केंद्र शासित प्रदेश में एक भी सक्रिय मामला नहीं है। अंतिम 19 रोगी लेह जिले में उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। 17 रोगियों को अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई है और 2 लोगों को आज छुट्टी दे दी जाएगी। लद्दाख में अब तक कोरोना वायरस के 43 मामले दर्ज किए गए थे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि लद्दाख में कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण कर लिया गया है। लद्दाख में कोविड-19 संक्रमण पर नियंत्रण कर लिया गया है। क्षेत्र में 3 मई से कोई नया मामला सामने नहीं आया है। संक्रमण की पुष्टि वाले सभी रोगी उपचार के बाद ठीक हो गए हैं। एक सप्ताह पहले ही करगिल जिले को भी कोरोना मुक्त घोषित किया गया था। लद्दाख में मार्च में कोविड का पहला मामला सामने आया था। क्षेत्र में कोरोना की पुष्टि वाले 43 मरीज थे, जो सब ठीक हो गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग के क्षेत्र में निगरानी जारी है। विभाग को कल 220 नमूने मिले थे, जो सभी संक्रमण मुक्त पाए गए। 147 नमूनों को कल जांच के लिए दिल्ली भेजा गया है। यांगचेंग डोलमा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से ममता किरण। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू स्थित आपदा प्रबंधन कार्यालय कोविड-19 वैश्विक महामारी के दौरान आपातकालीन सेवाएं उपलब्ध कराने में अग्रणी रहा है। इस कार्यालय के कर्मी दिन रात आवश्यक सूचनाओं के साथ लोगों की मदद करने में लगे हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पूर्णबंदी के दौरान आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एक प्रभावशाली, सुविधाजनक और सबके लिए सुलभ केंद्र के रूप में सामने आया है।
ये युवा कर्मचारी सैकड़ों फोन कॉल पर लोगों को वांछित जानकारियां देने तथा उनकी शंकाओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने में तन मन से जुटे हैं। साथ ही विभिन्न विभागों से वांछित सूचनाओं को एकत्रित करने तथा प्रसारित करने में भी अहम कार्य कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त शासन प्रशासन को पुख्ता एवं त्वरित जानकारी उपलब्ध कराने का दायित्व निभाते हुए यह केंद्र कोरोना संकट काल में एक अहम भूमिका निभा रहा है। इतना ही नहीं, ये युवा कर्मी इन परिस्थितियों में रक्तदान जैसे पुनीत कार्यों को भी अंजाम दे रहे हैं। जिला स्तर, उपमंडल तथा खंड स्तर पर विभिन्न कार्यालयों से आवश्यक वांछित सूचनाओं का एकत्रीकरण और संकलन इस केंद्र की कार्यशैली का नियमित हिस्सा बन चुका है। संजीव सुंदरियाल, आकाशवाणी समाचार, शिमला। राजस्थान में कल 22 जिलों में कोविड-19 की जांच में 305 लोग संक्रमित पाए गए। राज्य में अब संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2143 हो गई है। 3218 लोग ठीक भी हुए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य सरकार ने लॉकडाउन के चौथे चरण के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। नए दिशा निर्देशों में रेड जोन, ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन का निर्धारण पंचायत समितियों के आधार पर किया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के अलावा अब सभी अनुमत कार्यालय, व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानें और उद्योग अब खोले जा सकेंगे। रेस्टोरेंट और मिठाई की दुकानों को होम डिलीवरी और टेक अवे की अनुमति दी गई है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी प्रकार की गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। ग्रीन और ऑरेंज जोन में सार्वजनिक परिवहन सेवाओं को शर्तों के साथ शुरू किया गया है, लेकिन रेड जोन में सार्वजनिक परिवहन अभी प्रतिबंधित रहेगा। रेड जोन में 50% कर्मचारियों के साथ कार्यालय खोले जा सकेंगे, जबकि ऑरेंज जोन में सरकारी और निजी कार्यालय 2/3 कर्मचारियों के साथ संचालित किए जा सकेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने कोविड-19 जांच की संशोधित कार्यनीति जारी की है। पिछले 14 दिन में अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले ऐसे सभी व्यक्तियों की जांच की जाएगी जिनमें संक्रमण के लक्षण दिखाई दे रहे हों। प्रयोगशाला में संक्रमण की पुष्टि वाले मरीजों के संपर्क में आए और संक्रमण के लक्षण वाले सभी व्यक्तियों की भी जांच की जाएगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन प्रमुख ने कहा है कि वे शीघ्र ही सही समय पर संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी की कोरोना वायरस महामारी से निपटने के बारे में स्वतंत्र समीक्षा शुरू कराएंगे। संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अधनॉम घेब्रेयेसस ने जनवरी से अप्रैल के बीच कोविड-19 पर स्वास्थ्य संगठन के कामकाज को लेकर सलाहकार निकाय के मूल्यांकन संबंधी अपनी पहली अंतरिम प्रकाशित रिपोर्ट की स्वतंत्र जांच का भरोसा दिया है। 11 पन्नों की इस रिपोर्ट में कुछ ऐसे सवाल किए गए हैं जिससे इस विश्व स्वास्थ्य संस्था की सतर्कता प्रणाली पर ही सवाल उठे हैं, जिसके कारण दुनिया भर में महामारी फैली। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग अपने विशेष राय कार्यक्रम में कोविड-19 विषय पर अग्रणी चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रस्तुत करता है। इस श्रृंखला में गोविंद बल्लभ पंत अस्पताल में नई दिल्ली के डॉक्टर संजय पांडे ने कहा है कि सांस लेने में परेशानी, छींक और कफ कोविड-19 के प्रमुख लक्षण हैं। आम फ्लू और कोरोना वायरस के जो सिम्टम है, दोनों के सिम्टम मिलते जुलते हैं, जैसे खांसी आना, बुखार होना, नाक बहना। और कोरोना वायरस के 10 से 15% पेशेंट ऐसे हैं जिनमें कई बार सांस की दिक्कत हो जाती है। इनकी संख्या कम है, 10 से 15%। अगर कोई ब्रेथ वयस्क हो या कोई इस तरह की बीमारी पहले से हो, जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, तो उनका विशेष रूप से ख्याल रखें। इस कड़ी में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर रंजन शर्मा ने कहा कि लोगों को व्यक्तिगत साफ सफाई, सुरक्षित दूरी बनाए रखने की आवश्यकता है। 3 चीजें: फिजिकल डिस्टेंसिंग, रेस्पिरेटरी एटिकेट्स, यानी कि कहीं खांसते अपने पास रुमाल रखें और मास्क डाल के रखें, नहीं तो गमछा रखें। तीसरा, अपने और अपने आसपास की जगह को साफ रखें। ये 3 मूल मंत्र हैं जो सदियों से चले आ रहे हैं किसी भी हॉस्पिटल में। और अब सरकार जिस तरह कर सकती है, सरकार ने कर दिया है। लॉकडाउन में आपको एहतियात कर दिया है। अब इसके बाद जो आने वाला समय है, हम सबको भारतीय बन के इन सारे मापदंडों में खरा उतरना है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में वृद्धावस्था चिकित्सा विभाग के डॉक्टर प्रसून चटर्जी ने आकाशवाणी से बातचीत में वरिष्ठ नागरिकों को घर में ही रहने की सलाह दी है। सीनियर सिटीजन को एक्सरसाइज करते रहना है, चाहे वॉकिंग हो, चाहे रेजिस्टिव ट्रेनिंग हो, चाहे योगा हो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो, और खुश रहना है। आपको ये नहीं समझना है दिस टर्म इज नॉट एक्चुअली सोशल डिस्टेंसिंग, ये फिजिकल डिस्टेंसिंग। आप वर्चुअल वर्ल्ड में मोबाइल हो जाए, कंप्यूटर के थ्रू अपने रिश्तेदार से बात करते रहे। अननेसेसरी घर के बाहर मत जाइए, क्योंकि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कंपेरेटिवली यंग एज के मुताबिक वीक है। कम कम खाइए, बार बार खाइए, फ्रेश फूड, वेजिटेबल्स खाइए, कि उससे आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होगी। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोरोना संक्रमण पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा।
ये कार्यक्रम आज रात 9:25 से FM गोल्ड और अतिरिक्त चैनलों पर सुना जा सकता है। आयुष मंत्रालय में आयुर्वेद सलाहकार डॉक्टर मनोज नेसारी परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 011-233-144। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-115767। विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सोशल मीडिया पर एक फर्जी वीडियो चल रहा है जिसमें एक महिला को नवजात शिशु के साथ ट्रेन के 2 डिब्बों के बीच यात्रा करते हुए दिखाया गया है और कहा गया है कि ये महिला कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण अपने घरों को लौट रहे प्रवासी मजदूरों में से है। पत्र सूचना कार्यालय ने एक ट्वीट में बताया है कि ये वीडियो पुराना है और बांग्लादेश का है, भारत का नहीं है। और अब एक नजर देश भर में आज के मौसम के पूर्वानुमान पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। दिल्ली में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। मुंबई में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री और अधिकतम 32 डिग्री के आसपास रहेगा। शहर में बादल छाए रहने का अनुमान है। चेन्नई में भी बादल छाए रहेंगे और हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। तापमान 25 डिग्री और 35 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ आंधी वर्षा का अनुमान है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के जम्मू में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 11 डिग्री और अधिकतम 24 डिग्री सेल्सियस रहेगा। क्षेत्र में वर्षा या गरज के साथ आंधी चल सकती है। गिलगित में भी गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान। तापमान 15 और 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुजफ्फराबाद में बादल घिरे रहने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मुजफ्फराबाद में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहने का पूर्वानुमान लगाया है। समाचार कक्ष से अलका सिंह। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब आप बताएं कौन कौन सी सुर्खियां आज के अखबारों में छाई हुई हैं। विशाल लॉकडाउन के चौथे चरण में देश के कई राज्यों में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी इलाकों में आर्थिक गतिविधियां शुरू होने को आज के सभी समाचार पत्रों ने पहले पन्ने पर दिया है। दैनिक भास्कर की सुर्खी है 16 राज्यों में पाबंदियां हटी, सभी उद्योग शुरू, बाजार खुले, बसें टैक्सी चली। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं कोरोना से अब खुलकर लड़ाई। दिल्ली में सभी दफ्तर और उद्योग खुले, मेट्रो छोड़कर सभी वाहनों को अनुमति। अमर उजाला ने लिखा है दिल्ली में ऑड इवन पर खुलेंगी दुकानें, स्पा और सैलून भी रहेंगे बंद। दैनिक जागरण ने लिखा है राजधानी में रेड और कंटेनमेंट जोन के बाहर खुलेंगी फैक्ट्रियां और दुकानें। बसों में 20 से ज्यादा सवारी की इजाजत नहीं। बकौल नवभारत टाइम्स, सीएम ने किया रियायतों का ऐलान, दफ्तर खुलेंगे, कंस्ट्रक्शन भी होगा। वहीं राजस्थान पत्रिका ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की राज्यों को दी इस चेतावनी को दिया है पाबंदियों को हल्का नहीं कर सकते राज्य। गृह सचिव ने कहा गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच हिंदुस्तान के पहले पन्ने पर है। 10वीं और 12वीं की बची हुई परीक्षाओं की तिथि घोषित। 3 महीने और बढ़ सकती है ईएमआई भुगतान से छूट। अमर उजाला के कारोबार पन्ने पर है। रिजर्व बैंक ने मार्च में भी ग्राहकों के ईएमआई भुगतान में 3 महीने को दी मोहलत। बिहार के बक्सर के डुमरी में सरकारी स्कूल में ठहरे 150 प्रवासियों ने परिसर की खाली भूमि पर रोपे पौधे। क्वारंटीन केंद्र के चूहों और फैला दी हरियाली, दैनिक जागरण की खबर है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवासी श्रमिकों को ले जाने वाले 1000 बसें चलाने की कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की पेशकश स्वीकार करने को जनसत्ता सहित सभी अखबारों ने अहमियत दी है। धन्यवाद नवीन। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। चक्रवात उम्पुन तीव्र होकर भीषण तूफान में बदला। चक्रवात के कल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश पहुंचने की आशंका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चक्रवात से उत्पन्न स्थिति की समीक्षा की। उच्च स्तरीय बैठक में तूफान से निपटने की तैयारियों का जायजा लिया। कोविड-19 से निपटने में भारत का विश्व के अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा भारत ने कोविड-19 के इलाज की आवश्यक दवाएं 123 देशों को भेजी। सभी रोगियों के स्वस्थ होने के बाद लद्दाख कोरोना मुक्त हुआ। और विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस महामारी से निपटने के बारे में स्वतंत्र समीक्षा शुरू करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।